हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एज यूजुअल हम लोग रीड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रही हूँ। टोटल बायोलॉजी जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पूरी की पूरी क्लासेस विद प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज के साथ में हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया है। और हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी 2 क्लासेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी ये जो क्लास है वो 3rd नंबर क्लास है, जिसमें हम लोग जो है वो कैथोड किरणें, इलेक्ट्रॉन और जो भी है एनोड किरणें, प्रोटॉन के बारे में, संयोजकता के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और जितने भी तत्व वगैरह जो होते हैं, उसके अलावा जो रासायनिक सूत्र किस तरीके से बनाए जाते हैं, मोल अवधारणा क्या है, मूलक वगैरह, इन सब के बारे में टोटली डिस्कस करने वाले हैं। और पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए ये वीडियो होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा, उसको देखने के बाद में आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। और ये जो नोट्स है वो मैं एनसीईआरटी से बनाती हूँ, जिसका सोर्स एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स होता है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और केमिस्ट्री की आप लोगों को अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और बायोलॉजी की ऑब्वियसली अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कैथोड किरण या फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को ही पहले कैथोड किरण कहा जाता था, लेकिन आज के समय में उसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी। अब ये जो एनोड किरणें होती है वो ये जो कैथोड किरणें होती है, कैथोड है इसीलिए कैथोड से एनोड की ओर चलती है। कैथोड जो होता है वो ऋण आयन होता है और एनोड जो होता है वो धन आयन होता है, जो विद्युत क्षेत्र में आने पर एनोड की ओर मुड़ जाती है। यानी कि नेगेटिव से शुरू होती है और पॉजिटिव की ओर आती है, एनोड की ओर ये आके मुड़ जाती है। इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है, इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड किरणें वही, इलेक्ट्रॉन का भार होता है वो हाइड्रोजन के भार के 1/1040वें भाग यानी कि हाइड्रोजन का कितना भार है उसका भी 1/1840वें भाग यानी नहीं के बराबर है। ये करना यांत्रिक प्रभाव दर्शाती है। और थॉमसन ने इन्हीं किरणों को क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन कहा था। जे थॉमसन ने यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। अब देख लेते हैं हम लोग एनोड किरणें। भाई एनोड किरणें जो होती है उसको प्रोटॉन बोलते हैं। प्रोटॉन जो आप लोगों के नाभिक के अंदर होता है, ये एनोड किरणें है, इसीलिए एनोड से कैथोड की ओर जाती है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। गोल्ड स्टीन ने एनोड किरणों को क्या कहा था, प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, गोल्ड स्टीन ने। प्रोटॉन का भार भी हाइड्रोजन के भार के लगभग बराबर होता है, यानी प्रोटॉन का भार हाइड्रोजन के भार के बराबर होता है। आगे हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। नोट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन जो होता है वो निरावेशित कण होता है, यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है वो उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता है, जिसका भार प्रोटॉन के भार के बराबर होता है। यानी न्यूट्रॉन का जो भार है वो प्रोटॉन के भार के बराबर ही होता है, निरावेशित कण होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी परमाणु जो होता है वो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको संयोजी कक्षक बोलते हैं, और भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आगे एक तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एक एएमयू, इसकी जो वैल्यू है ना वो आप लोगों से ग्राम में भी पूछी जाती है, किलोग्राम में भी पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक एएमयू जिसको यू भी बोलते हैं, जिसका मान कितना होता है तो 1.67 गुणा 10⁻24 ग्राम। किलोग्राम में बोले तो 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। कई बार ग्राम और किलोग्राम को चेंज कर लेते हैं, इकाइयां इनकी बदल दी जाती है, तो ये इकाइयों के हिसाब से आप लोग याद रखिएगा। ग्राम में आता है तो -24 है, किलोग्राम में आ रहा है तो -27 है। आगे देख लेते हैं हम लोग की संयोजकता क्या होता है। संयोजकता जिसको हम लोग वैलेंसी भी बोलते हैं, यानी किसी तत्व के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिससे वह खोता है, प्राप्त करता है या साझा करता है। मान लीजिए कोई भी परमाणु है तो उसके बाहरी कोश में, मान लीजिए ये इसका बाहरी कक्षक है। अब इसके बाहरी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जिसको या फिर तो ये खो रहा है यानी दे रहा है, या फिर किसी दूसरे तत्व से ले रहा है। अब या फिर तो देगा या लेगा, या फिर उसके साथ में क्या कर लेगा, ये साझा कर लेगा। तो लेने वाले, साझा करने वाले और देने वाले, इसी वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संयोजकता होती है। मान लीजिए कोई भी परमाणु है जिसने 2 इलेक्ट्रॉन खोए, 2 इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है तो उसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। अगर कोई भी परमाणु जिसकी संयोजक वो अगर कोई भी जो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसकी संयोजकता जो है वो 3 हो जाएगी। अगर कोई भी परमाणु जो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाएगा, यानी देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला नेगेटिव। तो ये जो होता है यही इसकी संयोजकता होती है।
अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। भाई हम लोगों ने देखा है कि अष्टक नियम के हिसाब से कोई भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों का होना ज़रूरी है। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो परमाणु साझा करता है, देता है और लेता है। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ में वो क्या होती है? संयोजकता। जिसका एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में 9th क्लास की बुक में गिवन है। सोडियम Na के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी सोडियम जिसको Na भी बोलते हैं, जिसके बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है, आप लोग खुद काउंट कर सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। यानी कि इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 11। तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बाकी कक्षक में 8 और फिर पीछे बचा 1। तो इसके बाहरी कक्ष में कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 1 इसकी संयोजकता हो जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं एक और नोट पॉइंट कि अष्टक क्या होता है। सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होती है, जिसे अष्टक बोलते हैं। अष्टक पूर्ण करने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके परमाणुओं के कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। यानी कि कोई भी परमाणु है, मान लीजिए उसके कक्ष में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो सेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो सेटलमेंट होता है ना, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। अब हम लोग कुछ परमाणु, कुछ ये तत्व, उनके प्रतीक, उनके रासायनिक सूत्र, उनके रासायनिक समीकरण, ये सब अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तत्व। तत्व कौन सा है? तो उस तत्व का प्रतीक, फिर उसकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितनी है और उसकी संयोजकता कितनी है। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, इसकी परमाणु क्रमांक संख्या जो होती है वो 1 है और इसकी संयोजकता भी 1 होती है। हीलियम जो होता है उसका जो प्रतीक है वो He होता है, परमाणु क्रमांक उसका 2 होता है और उसकी संयोजकता 2 होती है, क्योंकि पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन तो भर चुके हैं, तो उसको ना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको इलेक्ट्रॉन देना है, क्योंकि पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ही भर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाती है इसकी संयोजकता जो होती है वो 0 हो जाती है। फिर आता है लिथियम, जिसको हम लोग Li से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक 3 होता है। लिथियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और अगली कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इसकी संयोजकता हो जाती है आप लोगों के 1। फिर आ जाता है बेरिलियम, तो बेरिलियम को भी ई से प्रदर्शित करते हैं, जो 4 नंबर पर आता है, संयोजकता 2 होती है। बोरोन जिसको बी से प्रदर्शित करते हैं, इसकी 5 नंबर पे आता है और इसकी संयोजकता 3 होती है। फिर देख लेते हैं हम लोग कार्बन, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, ये 6 नंबर पर आता है और इसकी संयोजकता हो जाती है 4। फिर देख लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होती है वो 8 एन से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 7 और इसकी संयोजकता 3 होती है। जैसे इसकी 7 है, अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहले भर लिए, 2 में से फिर हम लोगों को 8 भरने हैं। जैसे पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए, अगले कक्षक में हम लोगों को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 7 ही, 7 में से 2 भर लिए, पीछे बच लिए 5। 5 बचते हैं, 5 में से अब इसको कितने चाहिए? इसको 3 और चाहिए, तो 3 ये किसी और से ले लेगा, तो जब ले ले रहा है तो वो भी उसकी संयोजकता होगी। जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं, उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे? जैसे 8 हो गए, तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 8, लेकिन बाहरी कक्षक में 6 ही हैं, हमको कितने चाहिए? 2, तो 2 ही किसी और से ले लेगा, तो इसीलिए इसका जो संयोजकता होती है वो जो 2 हो जाती है। इसी तरीके से फ्लोरीन को F से प्रदर्शित करते हैं, 9 होता है इसका परमाणु क्रमांक और इसकी संयोजकता जो होती है वो 1 होती है। नियोन का Ne से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर 10 और इसकी संयोजकता 0। 10 संयोजकता 0 कैसे होगी? जैसे देखिए 10 है, इसकी परमाणु क्रमांक इसका 10 हो गया, इसमें से पहले इसने 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए, फिर इसने 8 भर लिए। अब इसके बाहरी कक्ष में 8 ही है, तो क्या इसको और इलेक्ट्रॉन लेने या देने की ज़रूरत है? नहीं है, तो इसकी जो संयोजकता हो जाती है वो 0 हो जाती है। जैसे सोडियम का Na से प्रदर्शित करते हैं, इसके परमाणु क्रमांक 11, संयोजकता 1। मैग्नीशियम का Mg और परमाणु क्रमांक 12 हो जाता है और इसकी संयोजकता 2 हो जाती है। तो इसी तरीके से आप लोग सबकी संयोजकता निकाल सकते हैं। मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता देती हूँ, फास्फोरस जिसको P से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 15 और इसकी जो संयोजकता होती है वो 3 भी होती है और 5 भी होती है। इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे होती है। जैसे देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 15 है, तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन, हो गए 15। अब देखिए बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब या फिर तो अब इसको कितने चाहिए? 8। 8 में से या फिर तो ये 5 दे दे या फिर ये 3 ले ले। तो देने वाला, लेने वाला दोनों इसकी संयोजकता होती है। तो इस प्रकार से इसकी संयोजकता 3 और 5 दोनों हो जाती है। उसके अलावा बाकी सबकी संयोजकता वैसी ही रहती है जैसे मैंने ऊपर समझाई है। तो आप लोग इसकी समझ के और करिएगा। कैल्शियम का मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिसको Ca से प्रदर्शित करते हैं।
जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो इसकी संयोजकता 2 कैसे निकली कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 और तीसरे में और 8 कितने हो गए? 2 और 8 10 और 18। बाहरी कक्षक में 2 टोटल हो गए 20। 20 आ गया। बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 2 का ये साझा कर लेगा तो इसीलिए इसकी संयोजकता हो जाती है 2। अब हम लोग आगे देख लेते हैं तत्व के जो प्रतीक प्रतीक हम लोगों ने अभी हम लोगों ने देखा ना, ये सारे जैसे यहाँ पर ये सल्फर हो गया, Cl ऑर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तत्व के प्रतीक जो है वो सर्वप्रथम डाल्टन ने दिए, लेकिन बर्जीलियस ने तत्व के प्रतीकों के लिए रासायनिक प्रणाली दी, यानी कि इसका जो श्रेय है वो बर्जीलियस को जाता है, लेकिन सबसे शुरुआत जो है वो डाल्टन द्वारा की गई। डाल्टन ने इनको स्ट्रक्चर के रूप में बताया था, और जो बर्जीलियस है उन्होंने इसको संख्या यानी कि जो नंबर्स होते हैं अल्फाबेट्स के रूप में बताया है। इन तत्वों के नाम जो होते हैं वो लैटिन भाषा पर आधारित होते हैं। बर्जीलियस के अनुसार तत्वों को उनके वर्णमाला के प्रथम अक्षर से ही व्यक्त किया जाता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, जैसे हाइड्रोजन को एच से, ऑक्सीजन को हम लोग ओ से और फास्फोरस को पी से। यदि कोई तत्व के नाम एक ही अक्षर से प्रारंभ होते हैं तो अधिक प्रचलित को बड़े अक्षर से तथा कम प्रचलित को छोटे अक्षर से व्यक्त करते हैं। जैसे कैसे हो गया, जैसे कार्बन है तो कार्बन को सी से प्रदर्शित कर रहे हैं, और कैल्शियम है तो कैल्शियम में भी सी आ रहा है, कार्बन में भी सी आ रहा है। तो ऐसे में हम लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है ना, तो कार्बन को सी से और कैल्शियम को हम लोग सी ए से, क्योंकि कैल्शियम की स्पेलिंग सी ए से प्रदर्शित हो रही है। उसी तरीके से क्लोरीन को सी एल से, क्रोमियम को सी आर से, कोबाल्ट को सी ओ से, और इन सब के नाम जो है वो सी से ही प्रारंभ होते हैं। कुछ तत्वों के लिए लैटिन भाषा के नाम और प्रतीक दिए गए, यानी कि कुछ जो है जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, जैसे सोना है जिसको ऑरम बोलते हैं AU, तो सोना को एस से प्रदर्शित नहीं करते हैं, बल्कि सोने को, यही सारे नाम जो है ना ये लैटिन भाषा से लिए गए हैं। जैसे सोना है इसको ऑरम से यानी AU से प्रदर्शित करते हैं, चांदी को अर्जेंटम से यानी AG से, कॉपर को क्यूप्रस यानी CU से, आयरन को फेरस फेरस यानी कि CFE से, सोडियम को नेट्रियम यानी Na से, पोटेशियम को केलियम यानी K से, टिन को स्टेनम यानी Sn से, और मरकरी को हाइग्रेशियम यानी कि Hg से। यहाँ पर ये जो आयरन है इसको फेरम से यानी कि Fe, यहाँ पर फेरस हो जाएगा, यहाँ पर ये फेरस हो जाएगा, फेरम नहीं होगा, यहाँ पर फेरस होगा, इसको Fe से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो प्रतीक होते हैं, इन प्रतीकों की विशेषताएं क्या होती है? प्रतीक तत्वों के नाम का संक्षिप्त रूप होता है, यानी कार्बन, हर जगह कार्बन लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनको सी से बता दिया। और ये तत्वों के एक परमाणु व उनकी मात्रा को दर्शाता है, यानी कि जो तत्व होता है, जैसे C1 लिख लिया तो ये अब एक परमाणु भी है और इसकी मात्रा है कि कार्बन कितना है 1। उसी तरीके से अगर मैं C2 लिख लूं तो मतलब कार्बन कितने हैं 2 है। C4 लिख लूं मतलब कार्बन कितने हैं कार्बन 4 है। जैसे O8 लिख लिया, O2 लिख लिया तो ऑक्सीजन 2 है, O8 लिख लिया यानी ऑक्सीजन कितना है 8 है। तो ये तत्वों के परमाणु भी दर्शा रहा है और उसकी मात्रा को भी दर्शा रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं रासायनिक सूत्र, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा आप लोगों को इसमें समझने की जरूरत है, तो कंसंट्रेट होके आप लोग और प्रॉपर नोटबुक लेके अपनी नोटबुक में उतारते हुए आप लोग जो है वो इसको साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा। रासायनिक सूत्र क्या होते हैं कि अणु को उनके अवयवी परमाणुओं के संकेतों के रूप में प्रदर्शित करना। संकेत किस तरीके से होते हैं उसको हम लोग रासायनिक सूत्र बोलते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसके कुछ एग्जांपल हो जाते हैं। पर रासायनिक सूत्र बनाने से पहले हम लोगों को एक बात की जानकारी होनी चाहिए, वो होते हैं हमारे आयन। आयनों के बारे में जानकारी होगी, जो भी मैंने यहाँ आयन लिखे हैं, अगर आयन आप लोगों को अच्छे से याद है तो ही आप लोग जो है वो रासायनिक सूत्र बना पाएंगे, अदरवाइज आप रासायनिक सूत्र नहीं बना पाएंगे। आयन होते हैं, क्या होते हैं आयन? के धातु और अधातुओं के योग से बने हुए तत्व आवेशित कणों से बने हुए होते हैं। ये आवेशित कणों को ही हम लोग आयन बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा ना, जैसे सोडियम जो होता है उसके ऊपर 2+ लग जाता है, तो किसी के भी ऊपर 2+ क्यों लगता है? तो वो आवेशित होते हैं, चाहे ऋणावेशित हो चाहे धनावेशित हो, उन्हीं को हम लोग आवेशित कण बोलते हैं। और ये धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित होते हैं। ऋणावेशित आयन की सांद्रता को एनायन बोलते हैं, यानी जो नेगेटिव होता है वो एनायन होता है। धनावेशित जो होता है वो धनायन यानी कि कैटायन होता है। जैसे कुछ एग्जांपल, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन में H+ और क्लोराइड Cl- यानी कि ऋणायन हो जाता है। अब देख लेते हैं इसको याद करने का कि भाई पता कैसे चलेगा कि किसमें क्या हो रहा है, वो भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक और इसका रूल है कि धनायन जो होता है उसके अंत में अस होता है, और यानी कि अगर कम है, धनायन है तो उसके अंत में अस लग जाता है, अगर कम आवेश है तो, और एक लग जाता है अगर अधिक आवेश है तो। कैसे होगा? जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, Fe2+, Fe3+। अब पता कैसे चलेगा? तो जिसमें कम है उसमें अस लग रहा है यानी फेरस। कम आवेश Fe3+ यानी ज्यादा है, यहाँ पे 2 है यहाँ 3 है तो 3 ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे 1 लगेगा यानी फेरिक।
उसी तरीके से Cu प्लस कम है इसीलिए Q प्लस अस आ गया, और Cu2 प्लस यानी कि एक से ज्यादा है Q प्रिक तो एक आ गया। तो इस तरीके से इसके फॉर्मूले हम लोग लिखते हैं। आगे एक और रूल देख लेते हैं। ऋणायन में एकल परमाणु के अंत में ऑइड लगाते हैं, यानी अगर कोई ऋणायन है तो अगर एकल परमाणु अकेला है तो उसमें ऑइड लगाएंगे। जैसे Cl माइनस, ये अकेला है, माइनस अकेला है तो ऑइड। क्लोराइड, बहुपरमाणिक ऋणायन जो है वो संयुक्त मूलक के अंत में आइट लगाते हैं, यानी अगर किसी में अगर एक एकल परमाणु है तो हमारे यहाँ पर आइट लगेगा, बहु परमाणु है तो उसमें अगर ऋणायन है तो उसमें आइट लगेगा, कम परमाणु अगर एट लगेगा, अधिक परमाणु, यानी कम परमाणु होने पर आइट लगता है और अधिक परमाणु होने पर एट लगता है। अब ये जो सारे रूल है ना, ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे है उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि एकल परमाणु होता है तो आइट लगता है, जैसे सल्फाइड, सल्फर है तो सल्फाइड लग जाएगा, ये एकल परमाणु है। और यहाँ पर बहुपरमाणु यानी संयुक्त मूलक के अंत में क्या लगता है, कम परमाणु होता है तो आइट लगता है, यानी कम परमाणु है तो सल्फाइड SO3 2 माइनस, और यहाँ पर क्या आ रहा है, एट लग जाता है अगर अधिक परमाणु होता है तो सल्फेट SO4 2 माइनस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है वो SO3 है और यहाँ पर SO4 है। तो इस तरीके से आप लोग इसमें सल्फाइट और सल्फेट, इस तरीके से आप लोग सूत्र को याद रख सकते हैं। तो ये सारे रूल आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। आगे हम लोग कुछ धनावेशित मूलक देख लेते हैं कि कौन कौन सा एकल संयोजी है, कौन द्विसंयोजी है, किसके ऊपर प्लस लग रहा है, किसके ऊपर 2 प्लस लग रहा है, किसके ऊपर 3 प्लस लग रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला बनाने में काम आते हैं। एकल संयोजी सबसे पहले सोडियम को Na प्लस, सिल्वर को Ag प्लस, अमोनियम को Na4 NH4 प्लस, पोटेशियम को K प्लस, Q प्लस को Cu प्लस। द्विसंयोजी में Ca2 प्लस, मैग्नीशियम Mg प्लस, Mg2 प्लस, बेरियम को Ba2 प्लस और जिंक को Zn2 प्लस। फेरस को Fe2 प्लस, क्यूप्रिक को Cu2 प्लस, लेड को Pb2 प्लस, मैग्नीज को Mn2 प्लस, मर्क्यूरी को Hg2 प्लस और स्टेनस को Sn प्लस। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर स्टेनस का Sn2 प्लस आ जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं त्रिसंयोजिका की। त्रिसंयोजिका क्या होता है, त्रिसंयोजिका एल्यूमिनियम का हो जाता है Al3 प्लस, फेरिक का Fe3 प्लस, क्रोमियम का Cr3 प्लस और आर्सेनिक का As5 प्लस। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर भी आर्सेनिक का जो है वो 3 प्लस आएगा यहाँ पर। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 5 प्लस ही होगा, सॉरी, यहाँ पर जो है वो आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टेनस का Sn प्लस ही होता है और आर्सेनिक का As5 प्लस ही होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ चतुर्संयोजी के। प्लॉम्बिक का हो जाता है Pb4 प्लस, सिलिकॉन का Si4 प्लस, स्टैनिक का Sn4 प्लस और प्लेटिनम का Pt4 प्लस। देखिए यहाँ पर मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है, एक तो स्टेनस में और एक आप लोगों के इस ऑर्सेनिक में। तो ये जो दोनों की कंफ्यूजन है वो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें मैं आप लोगों को पिन कर दूंगी, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे इन दोनों का, स्टेनस का और सैनिक का। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कुछ ऋणावेशित मूलक होते हैं जिसमें एकल संयोजी होता है। क्लोराइड का Cl माइनस, ब्रोमाइड का Br माइनस, साइनाइड का Cn माइनस और आयोडाइड का A माइनस, I माइनस, हाइड्रोक्साइड का OH माइनस, नाइट्रेट का NO3 माइनस, फ्लोराइड का F माइनस। द्विसंयोजी होते हैं ऑक्साइड का O2 माइनस, सल्फाइड का S2 माइनस, सल्फाइट का S3 2 माइनस और सल्फेट का SO4 2 माइनस। कार्बोनेट का CO3 2 माइनस, सिलिकेट का SiO3 माइनस 2 और ऑक्सीलेट का C2O4 2 माइनस। उसके बाद में हम लोग त्रिसंयोजी देखेंगे। बोरेट का BO3 3 माइनस, आर्सेनेट का ASO4 3 माइनस, नाइट्राइट का N3 माइनस और फास्फाइड का P3 माइनस। फास्फेट का हो जाता है PO4 3 माइनस और फेरिसाइनाइड का हो जाता है FeCN6 की पावर 3 माइनस। और चतुर्संयोजी का हो जाता है फेरोसाइनाइड FeCN का होल का ब्रैकेट और 4 माइनस। तो ये आप लोग याद रखेंगे तभी आप लोग रासायनिक सूत्र याद कर लिख बना पाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं रासायनिक सूत्र लिखेंगे कि कैसे। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आयनिक यौगिक यानी कि धनायन व ऋणायन के प्रतीक लिखेंगे, फिर उनकी संयोजकता लिखेंगे, फिर उनकी संयोजकता लिखकर उसको क्रॉस करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रही हूँ। जैसे कि हम लोगों को मान लीजिए मैग्नीशियम और क्लोराइड का सूत्र बनाना है। ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके के रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं ये क्वेश्चन बनते हैं। और जब मैंने रीट का पेपर दिया था तो उसमें से एक क्वेश्चन बना भी था। मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या बोला है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे
मैग्नीशियम, फिर यहाँ पर क्लोराइड लिखेंगे, मैग्नीशियम का प्रतीक लिखेंगे Mg, क्लोराइड का Cl। Mg के ऊपर Mg2+ हम लोगों ने अभी देखा था, Cl के ऊपर माइनस, और उसके बाद में क्रॉस कर लेंगे तो Mg का हो जाएगा Mg1, Cl का हो जाएगा Cl2। देखिए Mg को चाहे 1 लिखो या 1 न लिखो, Mg तो एक ही रहेगा, 1 लिखेंगे तो भी एक रहेगा, 1 नहीं लिखेंगे तो भी मैग्नीशियम तो एक ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक को हटा देंगे, Mg2+ हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं, क्लोराइड को Cl से प्रदर्शित करते हैं, और कार्बन के ऊपर 4 हो जाता है, क्लोराइड के ऊपर 1 हो जाता है। क्रॉस कर लेंगे तो सी तो हमारा एक ही रहेगा, तो सी के यहाँ एक नहीं लिखेंगे बल्कि Cl4 हो जाए, दोस्तों CCl4 हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का देखेंगे, हाइड्रोजन का H, क्लोराइड का 1, क्रॉस करेंगे यहाँ पर H1Cl1 आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट तो HCl बन जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का H होता है, सल्फाइड का S होता है, और इसकी संयोजकता यहाँ पर एक, यहाँ पर इसकी 2 हो जाती है, तो यहाँ पर इसको हम क्रॉस करेंगे तो H2S बन जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कैसे बनाएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al को प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को O से। Al का जो आवेश होता है वो 3+ होता है, और ऑक्साइड का 2- होता है। जब हम लोग क्रॉस करेंगे यहाँ पर तो Al2 और O3 हो जाता है। आगे देख लेते हैं एक और, सोडियम नाइट्रेट के। सोडियम नाइट्रेट का किस तरीके से करेंगे, सोडियम नाइट्रेट का Na को प्रदर्शित करते हैं, और नाइट्रेट को NO3 से, और इसके ऊपर आवेश सोडियम के ऊपर 1 होता है और नाइट्रेट के ऊपर 1- होता है, तो 1 से 1 दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसको क्रॉस करेंगे तो NaNO3 बन जाएगा। इसकी और प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को दूंगी, लेकिन अभी के लिए आप लोग इतने ही रखिएगा, ध्यान में रखिएगा इनको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है तत्व, Ca कैल्शियम है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड OH, Ca के ऊपर 2+ होता है, ऑक्साइड के ऊपर 1- होता है, तो इसको क्रॉस करेंगे तो Ca का Ca हो गया, Ca तो एक ही है, और OH जो है उसके ऊपर हॉल ट्वाइस लग जाएगा। ठीक है, इसको है ना, जैसे इसको इस तरीके से Ca फिर OH का हॉल ट्वाइस, इस तरीके से इसको बोलते हैं। अब हम लोग कुछ और रासायनिक सूत्र, क्योंकि ये तो हम लोगों ने बना बना के देख लिया, इनकी आप खुद प्रैक्टिस करिएगा और खुद बना बना के इनको बनाइएगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का वोल्टवाइज होता है, एल्यूमिनियम सल्फाइड का Al2S3 होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का Cu2O होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का CuO होता है, अमोनियम नाइट्राइड का NH4 का होल थ्राइस N होता है, अमोनियम नाइट्राइड का NH4NO2 होता है, और अमोनियम नाइट्रेट का NH4NO3 होता है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर करके आप लोग करिएगा, बहुत सारे हैं, आप लोग इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो इनफ रहेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं यौगिकों के सूत्र और उनके प्रकार, यानी मूलानुपाती सूत्र होते हैं। क्या होता है मूलानुपाती सूत्र, वह सूत्र जो पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को सरल अनुपात में प्रदर्शित करे। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर C6H6 होता है, यहाँ पर कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो एक एक ही बचा, तो इसको हम लोग CH के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम लोगों से एग्जाम में पूछे कि C6H6 का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, तो वो होगा C और H। उसी तरीके से हम लोग यहाँ ग्लूकोज का देख लेते हैं, जैसे कि C6H12O6, इस तरीके से हो गया, O6 हो गया, यहाँ पर 6:12:6 हो जाता है। इसको जब हम लोग अनुपात निकालते हैं तो 1:2:1 ही आता है। यानी कि यहाँ पर कार्बन कितना है 1 रहेगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछे कि ग्लूकोज का जो मूलानुपातिक सूत्र होता है तो वो क्या होता है, तो वो CH2O हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग कट करके अनुपात निकाल के सबके निकाल सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इनके संरचना सूत्र, वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक की संरचना का बोध होता है। जैसे कि जल हो गया, तो जल को कैसे प्रदर्शित करेंगे H2O से, तो उसको यहाँ पर H और H हो जाएगा। मीथेन का यहाँ पर मीथेन का CH4 होता है, तो एक बीच में कार्बन और यहाँ 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं। एथिल अल्कोहल का कैसे लेंगे, तो C2H5OH होता है, यहाँ पर C है, और यहाँ पर कितने 5 H है, और OH अलग से हो गया। तो इस तरीके से ये इनके संरचना सूत्र होते हैं, संरचनाएं इस तरीके से बनाई जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं मोल संकल्पना, जिसमें से क्वेश्चन बनता है और पहले बना भी है। मोल यानी कि MOLE जिसकी स्पेलिंग होती है, जिसका प्रतीक मोल होता है, यानी MOL होता है। एक मोल में कितने अणु होते हैं, कितने कण होते हैं, तो 6.02214076 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23, या फिर पॉइंट के पीछे हमेशा 2 ही डिजिट लगाते हैं, तो ये सारे नहीं लिखेंगे। आप लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एक मोल में कितने संख्या होती है, तो वो होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, और ये संख्या अवोगाद्रो संख्या है, और कभी कभी अवोगाद्रो संख्या का मान भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
आगे देख लेते हैं। एक पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु व अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं। क्या बोला है यहाँ पर कि एक पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी जितना परमाणु का द्रव्यमान है उतना ही एक मोल का द्रव्यमान होगा। परमाणु के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं। यानी मोलर द्रव्यमान बोलो या ग्राम परमाणु द्रव्यमान बोलो, बात एक ही है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 हो गया और हाइड्रोजन परमाणु का ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी 1 ग्राम हो गया। तो 1 यू हाइड्रोजन में केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु और 1 मोल परमाणु, अर्थात हाइड्रोजन का परमाणु कितना हो गया? 6 पॉइंट, यानी कि इसको, ये जो 1 है ना, इसको अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे। तो 1 का इस अवोगाद्रो संख्या से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु कितना हो जाएगा? अवोगाद्रो संख्या के हिसाब से उसका द्रव्यमान 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। याद रखिएगा, मूल अवधारणा में से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 52 ग्राम हीलियम के द्रव्यमान से मोल निकालने हैं। क्या पूछा है? द्रव्यमान से मोल निकालने का अलग है, अणुओं से मोल निकालने का अलग है। तो द्रव्यमान, जैसे हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 4। इसका जब द्रव्यमान से मोल निकालते हैं तो इसका सूत्र ये होता है, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं कि दिया गया द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान यहाँ पर कितना है? 52 है। दिया गया द्रव्यमान 52 है और मोलर द्रव्यमान कितना है? मोलर द्रव्यमान 4 है। तो 4 से 52 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 13। अब हम लोग आगे और देख लेते हैं कि 12.044 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23 हीलियम परमाणु के कणों से मोल। ऊपर वाले में हम लोगों ने क्या निकाला था? द्रव्यमान से मोल, उसका सूत्र अलग था। कणों से मोल निकालने का सूत्र अलग है। ये देखिए, कणों से मोल निकालना है तो एक मोल में कितनी वैल्यू होती है? 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 23। मोलर की संख्या कैसे निकालेंगे? कणों की संख्या बट्टा में अवोगाद्रो संख्या। तो कणों की संख्या यहाँ कितनी गिवन है? 12.044 गुणा 10 की घात 23 और यहाँ पर 6 पॉइंट बट्टा में हम लोग लगा देंगे अवोगाद्रो संख्या जो ये है, तो 10 की घात -23 से ही तो कट जाएगा और इन दोनों को जब कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। अब हम लोग देख लेते हैं, ये सवाल आप लोगों की रीट परीक्षा में पूछा गया है। जो पहले रीट हुई थी ना, 2021-22 वाली रीट नहीं, उससे पहले की जो रीट हुई थी उसमें पूछा गया है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में द्रव्यमान से अणुओं की संख्या निकालनी है। द्रव्यमान से अणुओं की संख्या निकालनी है तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान जो होता है वो 32 होता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? द्रव्यमान से अणुओं की संख्या। ये अलग है, कणों से मोल निकालना अलग सूत्र, द्रव्यमान से मोल निकालना अलग सूत्र हो जाता है। तो द्रव्यमान से हम क्या निकाल रहे हैं? अणुओं की संख्या निकाल रहे हैं। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 होता है और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को दिया कितना है? यहाँ पर हम लोगों को 8 दिया है। 8 से 32 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो 2.5 को हम लोग गुणा कर देंगे यहाँ पर 6.022 गुणा 10 की घात 23 से। तो इसकी जो वैल्यू है कट कटा के वो आ जाती है आप लोगों के 1.505 गुणा 10 की घात 23। तो ये टॉपिक हमारा मोल द्रव्यमान वाला, मोल संकल्पना वाला, ये भी कंप्लीट होता है। इस तरीके से हम लोगों ने 3 क्लासेस आज की वीडियो तक डिस्कस कर ली और इसमें जो कंफ्यूजन हुई है वो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डाउट जो है वो क्लियर कर लूंगी। आपका और कोई डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।